हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका जैन। वेलकम बैक टू साहित्य क्लासेस। आज हम अपना कंटिन्यू जो हमारी लिटरेरी थ्योरी की सीरीज की हमने शुरुआत की हुई है, हम उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। उससे पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज बताना चाहूंगी कि आज का जो ये हमारा लेक्चर है वो स्पेशली जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जितने भी हमने अभी तक थ्योरीज हम अपने हम 10 से 12 लेक्चर अपनी थ्योरीज के कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि हमने अपना फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, रशियन फॉर्मुलिज्म, ये जितने भी हमने थ्योरीज हैं ये ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हम अब स्टार्ट करेंगे अपनी पोस्ट कॉल की थ्योरी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे इस बैच को ज्वाइन करने में, वो तो जो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बैच में आपको ऑलमोस्ट 200 प्लस लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको कंप्लीटली प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जो सीरीज है अपनी पोस्ट कॉल की। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट होता है। आज हम अपने सीरीज पे हैं पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या होती है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है कि ये एग्जामिन करता है, ये स्टडी करता है किन चीजों को कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो कॉलोनाइजर्स थे, जो कॉलोनाइज्ड कंट्री पे जो उनका इफेक्ट रहा है, जो ड्यूरिंग द टाइम एंड आफ्टर मैथ, कि उनकी आफ्टर जब उन्होंने इंडिपेंडेंस को गेन कर लिया उसके बाद उनका क्या इफेक्ट रहा उनके कल्चर पे, उनके इकोनॉमिक स्टेटस पे, उनके सोसाइटी पे जो भी इम्पैक्ट हुआ है, उन सभी की स्टडी हमारी पोस्ट कॉल थ्योरी में हमारा की जाती है। इसमें जो मेजर चीज है इनका क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म एडवर्ड सईद की एक बुक है ओरिएंटलिज्म। एडवर्ड सईद जो हमारे थ्योरिस्ट हैं, एडवर्ड सईद जो हमारे थ्योरिस्ट है, इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिएंटलिज्म। ठीक है, ये हमारा फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है पोस्ट कॉल थ्योरी में। ये टेक्स्ट आया था हमारा 1978 के अराउंड। ठीक है, तो एडवर्ड सईद का क्या मानना था? एडवर्ड सईद का ये मानना था कि जो हिस्ट्री और कल्चर है, किसी भी कंट्री का हिस्ट्री और कल्चर को आप लोग इंडिविजुअली उसको स्टडी नहीं कर सकते हैं, कि उनको स्टडी करने के लिए हमें जो क्या बोलते हैं पावर, जो कॉन्फ़िगरेशन है पावर की विद इन सोसाइटी, उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। और यही चीज उन्होंने अपनी ओरिएंटलिज्म में हमें बताई। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जो ये पोस्ट कॉल जो हमारी ये टर्म आई थी, ये सब कुछ कवर करेगी हमारा, ये हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स को कवर करती है, जब से कॉलोनाइजेशन के मूवमेंट से लेके एंड प्रेजेंट डे तक कि क्या इफेक्ट रहा है, क्या जो कॉलोनाइज्ड लोग थे, जो कॉलोनाइज्ड कंट्री थी, उनके माइंडसेट पे क्या इफेक्ट रहा है, उनकी कल्चर पे क्या इफेक्ट रहा है, क्या इम्पैक्ट उन्होंने झेला है, या किस तरीके से उन लोगों की आइडेंटिटीज चेंज हुई है, आज के टाइम पे क्या वो लोगों की सोच रही है। तो वो सारे के सारे जितने भी एस्पेक्ट है वो पोस्ट कॉल थ्योरी में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कॉलोनियल, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कॉलोनियलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये कॉलोनियलिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अ प्रैक्टिस और पॉलिसी ऑफ कंट्रोल by one people or power over the people of areas, often by establishing colonies and generally within the aim of economic dominance। अब आप ये लोग जानते हैं कि जैसे इंडिया भी अपना गुलाम रहा है अपने अंग्रेजों का, तो उस टाइम पे भी कंप्लीटली जो हमारे वेस्टर्नर्स थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उनका कंप्लीट इकोनॉमिक डोमिनेंस हो जाता है, उनका पूरा का पूरा उनके हाथ में पावर आ जाती है पॉलिसीज को बनाने की, रूल्स रेगुलेशंस को बनाने की, हर चीज का तो उनके हाथ में वो डोमिनेंस होता है। और किसी भी कंट्री पे मतलब उनके अपना रिलीजन को इम्पोज कर देना, लैंग्वेज, इकोनॉमी, मतलब हर चीज पे उनका फुल कंट्रोल हो जाना, वही हमारा कॉलोनाइजेशन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन कॉलोनाइजर्स में इम्पोज देयर रिलीजन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स एंड अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल मतलब जो कॉलोनियल टेक्स्ट है हमने पढ़े हैं, इसमें सबसे अच्छा एक टेक्स्ट माना जाता है, जैसे कि बहुत सारे हमारे थ्योरिस्ट हैं। अब सबसे अच्छा टेक्स्ट हमारा माना जाता है थिंग्स फॉल अपार्ट, चेन एचेवे। उसमें कंप्लीटली दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो कॉलोनाइजर्स होते हैं वो ये शो करते हैं कि योर कल्चर इज इंफीरियर। ठीक है, कि आप ये देखिए कि आपके कल्चर में ये लूप होल्स है एंड वी आर हियर। तो वो कैसे स्टार्टिंग में जस्ट बिकॉज क्या बोलते हैं, वो उन लोगों को ये लगता है कि इनके कल्चर जो है वो बहुत ही इंफीरियर होके हमारे प्रैक्टिसेस ज्यादा ऊपर हैं, उनको ये माइंडसेट उनका बना दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स में है। उनके जो क्या बोलते हैं, उनके कल्चर के जो मेजर कुछ बहुत ही वीक पॉइंट्स, उनके कल्चर के कुछ बहुत ही उम्दा ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही
क्या बोलते हैं उसको, हम मतलब बोल सकते हैं बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सेंसिटिव पॉइंट्स को उठाया जाता है और कैसे उन सेंसिटिव पॉइंट से लोगों को बहकाया जाना या उनको ये बताना कि हमारे कल्चर को ज्वाइन कीजिए। तो ये शुरुआत कैसे होती है कॉलोनियलिज्म की, यहीं से शुरुआत होती है कि कैसे अपने रिलीजन को आप सुपीरियर बता रहे हैं दूसरे रिलीजन। अब जैसे इंडिया में बोलते थे कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, तो यही सारी चीजों को लेके कॉलोनियलिज्म की शुरुआत होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा अब यही एक पार्ट है इंपीरियलिज्म का। इंपीरियलिज्म में अगेन वो चीज आ जाती है कि कैसे एक गवर्नमेंट या फिर एक स्टेट पॉलिसी होती है जो कंप्लीट डोमिनेंस करती है कंट्री पे, ठीक है, वो हमारा इंपीरियलिज्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल एंड देयर लैंड्स। उनके लैंड्स पे उनके मतलब सारा का सारा पोस्ट कॉलोनियलिज्म में होता क्या है, ये कंप्लीटली जो स्टडी है ये क्या है कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज ने या फिर कैसे जो यूरोपियन पावर है, जो यूरोपियन इकोनॉमी है, उन्होंने कैसे विदहोल्ड किया, कैसे अफेक्ट किया कॉलोनाइज्ड कंट्रीज को या फिर कॉलोनाइज्ड पीपल को, उनके माइंडसेट को कैसे इफेक्ट किया, उन्हीं चीजों की हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये सब क्या बोलते हैं, ये मेजर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें दिया हुआ है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर हम आगे चले तो हमारा आ जाता है सबसे पहला जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। अब पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी होता क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी holds that decolonized people develop a post colonial identity that is based on cultural interaction between different countries। अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम आज के टाइम पे आप नेटिव अपनी कंट्री में रह रहे हैं, वहां पे कोई आपका मतलब कोई बाहर से कोई इंसान आएगा, वो आपको कॉलोनाइज कर रहा है, आपके ऊपर उसका कंप्लीट कंट्रोल है, तो आप ऑब्वियसली आप उससे इफेक्ट होंगे। तो ये हमारा कंप्लीटली क्या है, इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनाइज्ड सिस्टम, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनाइज्ड सिस्टम। और जो वो कॉलोनाइज और ये पोस्ट जो हमारी आइडेंटिटी होती है ये हमें इंफीरियर फील करवाती है, ठीक है। ये हमारा इन्फ्लुएंस होता है कॉलोनाइज सिस्टम का, ये कॉलोनाइज्ड आइडेंटिटी का जो हमारे ऊपर इम्पोज की गई है, उसकी वजह से हमें हमारी जो आइडेंटिटी है वो इंफीरियर लगने लगती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ डिफरेंट आइडेंटिटी, कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है, नेशनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, एथनिसिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, एज वेल एज जेंडर एंड क्लास बेस्ड, ठीक है। तो यही सोशल पावर जो हमारे ऊपर इम्पोज की जाती है, जो रिलीजन हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है, वही उससे इन्फ्लुएंस होकर जो हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है उसको हम पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी बोलते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर पे या फिर थर्ड वर्ल्ड पे, ठीक है। लिटरेचर थोड़ा डिफरेंट थिंग, थर्ड वर्ल्ड पे आ जाते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड, अब देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे निकला है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, फोर्थ वर्ल्ड, ऐसे ये सीरीज चली आ रही है। फर्स्ट वर्ल्ड में कौन आता है, फर्स्ट वर्ल्ड में वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज आती हैं जो मतलब स्टार्टिंग से जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज में कौन कौन से आ जाते हैं, इनको G7 भी बोला जाता है। तो इसमें हमारा USA आ गया, जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, न्यूजीलैंड आ गया, तो मतलब जितने भी हमारे ऑलमोस्ट स्विट्जरलैंड आ गया, तो जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड उसमें जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड में जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड वर्ल्ड क्या है, सेकंड वर्ल्ड देखिए हमारा ये फर्स्ट वर्ल्ड हो गया है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड हो गया है, इसको बोलते हैं हमारे कैपिटलिस्ट कंट्री, जितने भी हमारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है, इनको G7 भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा USA है, स्विट्जरलैंड है और न्यूजीलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ये हमारे फर्स्ट वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड वर्ल्ड की, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जस्ट सेकंड, यहाँ पे अब सेकंड वर्ल्ड हमारे सोशलिस्ट कंट्रीज है, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड हमारे सोशलिस्ट कंट्रीज है। सेकंड वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री, जैसे USSR था पहले पूरा क्या बोलते हैं अलाइनमेंट था उनका, फिर उनके बाद जैसे अब वो फिर डिवाइड हो गया फर्दर, अब जैसे यूक्रेन हो गया, क्या बोलते हैं रशिया हो गया, तो काफी सारी लगभग ऑलमोस्ट अराउंड 15 कंट्रीज के अराउंड ये हमें देखने को मिलते हैं, अप्रोक्सीमेट 15 कंट्रीज के आसपास हमारे सेकंड वर्ल्ड में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड बेसिकली बोला जाता है उन कंट्रीज को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी ये बहुत बड़ी मेजर मूवमेंट थी जो हमारे डीकोलोनाइजेशन में जिसने मूवमेंट बहुत बड़ा रोल था डीकोलोनाइजेशन में इसका, इस मूवमेंट का। इसके अंदर हमारे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज थे या फिर जो कंट्रीज बोलते हैं कि ना तो हम कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं ना हम सोशलिस्ट बनना चाहते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजें करेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, तो इसमें वो सारी कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है, वो थर्ड वर्ल्ड में आ जाती है। हमारा इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड का एक पार्ट है, ठीक है। लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया
थर्ड वर्ल्ड का ही पार्ट है, स्टिल इट्स इन मतलब डेवलपिंग वाला प्रोसेस हमारा जो इंडिया का वो चल रहा है। उसके बाद एक फोर्थ वर्ल्ड भी आता है, ठीक है। जो हमारी नॉन अलाइन मूवमेंट था ये 1961 के अराउंड आया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1961 के अराउंड आया था। हमारा फोर्थ वर्ल्ड में कौन आ जाता है, जो हमारे ऑयल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी जैसे जितनी भी अरब कंट्रीज हैं और वो है, वो हमारी सारी की सारी फोर्थ वर्ल्ड में आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। ये थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, होमी के पापा ने, होमी के पापा, ये हमारे पोस्ट वॉक थ्योरिस्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स है, कुछ मूवमेंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, जिनको हमें पता होना चाहिए कि वो होते क्या है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि थर्ड वर्ल्ड होता क्या है, थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या है। आजकल आपको पता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चले हुए हैं, तो आपको अगर यही पता नहीं हुआ कि व्हाट इज थर्ड वर्ल्ड या व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी या फिर व्हाट इज डबल कॉन्शियसनेस, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर वो चीज आपको एक वर्ड भी पता नहीं होगा उसके बारे में, तो यू कैन से कि वेदर इट्स अ राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पे या फिर नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉलोनियल मेंटालिटी, ठीक है। तो हमारा कॉलोनियल मेंटालिटी क्या है, इट्स अ इंटरनलाइज्ड एटीट्यूड ऑफ एथनिक और कल्चरल इंफीरियरिटी फेल्ट बाय पीपल एज रिजल्ट ऑफ, अब देखिए कॉलोनियल ये कहीं ना कहीं हमारे पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी से मैच करती है। वो एग्जैक्टली उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कैसे हम लोग इंफीरियर फील करते हैं, हमारी की एक मेंटालिटी बन जाती है कि यार जस्ट बिकॉज आई एम ब्लैक और जस्ट बिकॉज आई एम लाइक ब्राउन, तो उस चीज की वजह से मतलब मैं उस चीज में अच्छा नहीं हूँ या मैं वो चीज नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा मेंटालिटी बन जाती है, देखिए यहाँ पे रिजल्ट ऑफ ये ऑब्वियसली सारी जितनी भी हमारी मेंटालिटी या फिर हमारा जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर क्रिएट हुआ है वो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा कॉलोनाइजेशन का ही रिजल्ट है। देन being colonized by another group, it corresponds with the belief that cultural values of the colonizers are inherently superior to one's own। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपने हार्ट ऑफ डार्कनेस जो जोसेफ कॉनरेड का है उसमें भी यही चीज बोली हुई है कि कैसे उनको बार बार बर्बरिक बोला जा रहा है, बारबेरिक बोला जा रहा है, ठीक है। तो बारबेरिक कौन होते हैं, जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज किस तरीके से हमारे उनके रिलीजन को या उनके कल्चर को या उनके ट्रेडिशंस को, उनके माइंडसेट को किस तरीके से सुपीरियर मतलब सुपीरियर पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको लेके गई, वो सारी की सारी चीजें इसी में कवर अप हो जाती है हमारी, कि वो हमारी कॉलोनियल मेंटालिटी कैसे बनती है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आके हम लोग ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे अंदर ये इनग्रेन हो जाती है चीज कि वी आर इनफीरियर, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ आर ब्लैक कलर वी आर मतलब अनसिविलाइज्ड, और वो चीज वी आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज ऑफ आर स्किन कलर, या फिर बहुत हम गंदे हैं, हम अनहाइजीनिक है, या हमारा तो वो जितनी भी चीजें हमारे मेंटालिटी हमारा माइंडसेट बनाया जाता है वो हमारी कॉलोनियल मेंटालिटी के अंदर आता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर इनफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, ये बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जाती है कि डबल कॉन्शियसनेस जो ये फ्रेज है या फिर ये जब डबल कॉन्शियसनेस जो कॉन्सेप्ट है ये दिया किसने है, ठीक है। तो ये पहले कर लेते हैं हम लोग, ये दिया किसने है। यहाँ पे द टर्म एंड द आइडिया वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन W.E.B. Du Bois ऑटो एथनोग्राफिक वर्क द सोल ऑफ ब्लैक फोक। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है कि डबल कॉन्शियसनेस किसने दिया, तो इसका आंसर W.B. Du Bois, और कहाँ दिया, कौन से वर्क में दिया, दैट इज द सोल ऑफ ब्लैक फोक इन 1903, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब डबल कॉन्शियसनेस होती क्या है, देखिए जो W.E.B. Du Bois है इन्होंने 3 एलिमेंट्स के बारे में बात की है कि जिसकी वजह से या फिर जो एक कंप्लीट प्रोसेस इन्होंने बात की है कि हमारी डबल कॉन्शियसनेस बनती कैसे है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी डबल कॉन्शियसनेस होती क्या है, डबल कॉन्शियसनेस का मतलब है कि लुकिंग एट वन सेल्फ फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो हमारी डबल कॉन्शियसनेस हो जाती है। अब जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हो कि एक फनी बॉय वर्क है श्याम सेल्वादुराई का, अब अगर आप जैसे मान लीजिए, चलो उसके 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, उसमें अगर हमें बात की जाए जैसे कि अगर आज के टाइम पे अगर मैं एक लेस्बियन हूँ या फिर मेरी एक आइसेक्सुअल आइडेंटिटी है विच इज वेरी डिफरेंट, और मैं एक बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स फैमिली में, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कन्वेंशनल फैमिली में पैदा हुई हूँ, दे पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग माई सेक्सुअलिटी, और उससे क्या होगा कि मेरे अंदर एक डबल कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि मैं उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुद को देखूंगी और जो मैं हूं मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुद को देखूंगी। तो ये हमेशा मेरा जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहेगा, उसी को हम लोग डबल कॉन्शियसनेस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा इनर कॉन्फ्लिक्ट है, डबल कॉन्शियसनेस इज द इनर कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय द सबऑर्डिनेटेड और कॉलोनाइज्ड ग्रुप। अब देखिए जो ये W.E.B. Du Bois ने जो ये डबल कॉन्शियसनेस का जो
फ्रेज है या फिर जो ये कॉन्सेप्ट है, ये स्पेशली दिया तो ब्लैक पीपल, मतलब वो ब्लैक मूवमेंट के ऑप्रेसिव्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही था जो कॉलोनाइज्ड थे। बट अब क्या हो रहा है कि इस डबल कॉन्शियसनेस को बहुत जगहों पे यूज किया जा रहा है, क्योंकि डबल कॉन्शियसनेस इट्स इन काइंड ऑफ अम्ब्रेला टर्म। आप इसको सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। ठीक है, कॉलोनाइज्ड पे आपने डबल कॉन्शियसनेस का यूज किया, बट स्टिल आज के टाइम पे हमारा चाहे वो जेंडर हो या फिर वो हमारा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर जगह अपना डबल कॉन्शियसनेस वाला पार्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इंसान के अंदर बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेके, जिसको हम बोलते हैं ना हमारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं। हमें समझ नहीं आता हम कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं या उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा तो ये डबल कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है, इसमें इन्होंने तीन एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से? सबसे पहले है द वेल, सबसे पहले है द वेल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। इसका क्या मतलब है? वेल का मतलब काइंड ऑफ, जैसे हम मानते हैं कि उसको पर्दा भी बोल देते हैं या वो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि कैसे हमारे मतलब जो कॉलोनाइज्ड पीपल, जो कॉलोनाइजर्स हैं और जो वेस्टर्नर्स हैं, कैसे वो हमारी या कॉलोनाइज्ड पीपल की ट्रू आइडेंटिटी को देख ही नहीं पाते। ठीक है, वो हमारे अंदर जो एक कॉन्शियसनेस आ जाती है उसको हम वेल बोलते हैं, कि दे आर नॉट एबल टू सी द ट्रू रियल आइडेंटिटी ऑफ ब्लैक अमेरिकन या फिर ब्लैक फोक्स या फिर मतलब जो भी चीजें हैं। ठीक है, उनको समझ ना पाना, दैट इज वो आंखों पे पर्दा गिरा होगा, उसको हम वेल बोल सकते हैं कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हम लोग just a second, ठीक है। हाँ, तो उसको हम लोग अपना उसको वेल बोलेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड एलिमेंट जो होता है वो होता है हमारा टूनेस, इसको टूनेस में बोल सकते हैं, टूनेस। ठीक है, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आई नो इट्स बैड, TWONESS। ठीक है, टूनेस ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। अब टूनेस का मतलब होता है ड्युअलिटी। ठीक है, मतलब वो हमारे अंदर फिर वो ड्युअलिटी आ जाती है, हमें समझ नहीं आता कि हम इस चीज से बिलोंग करते हैं या उस चीज से। मतलब ये W.E. डू बोइस कहना क्या चाहते हैं कि ये जो डबल कॉन्शियसनेस है ये क्रिएट किस तरीके से होती है, तो इन्होंने उस क्रिएशन में, उस प्रोसेस में तीन एलिमेंट्स की बात की है। फर्स्ट वन इज द वेल, सेकेंड वन इज टोनेस एंड थर्ड वन इज सेकेंड साइट। ठीक है, तो ये हमारा द वेल हो गया फर्स्ट एलिमेंट, हमारा सेकंड एलिमेंट हो गया टोनेस। उसके बाद हमारा थर्ड एलिमेंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो है हमारा सेकंड साइट। ठीक है, वो हमारा सेकंड साइट। तो सेकंड साइट से इन लोगों का हमारा क्या मतलब है? सेकंड साइट से कि हम किसी और के नजरिए से खुद को देखना शुरू कर देते हैं कि मैं यार ये चीज नहीं कर पाऊंगा। सपोज मैं ब्राउन हूँ या मैं मतलब जो भी चीजें हैं, अगर मैं वो चीज हूँ या मैं ईस्टर्न हूँ, तो मैं क्या वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को देखने लग जाऊंगी कि यार वहां पे तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ओपननेस है, उनका कल्चर बहुत हमसे यार सुपीरियर है, वो तो बहुत आगे गए हुए हैं इस चीज को लेके। अब जैसे कि कई बार क्या हो जाता है कि देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो शी इज अ वेस्टर्न, तो क्या हुआ जब वो मुझसे मिलने आई तो शी वॉज वेरी अम्यूज्ड, शी वॉज वेरी अमेज्ड वो सारी चीजें देख के जो हमारे यहाँ होती है। लाइक जो हमारा जो अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है, दैट वाज वेरी लाइक वेरी यूनिक एंड वेरी न्यू फॉर लाइक हर। तो उसको मतलब वो चीज समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पेरेंट्स लाइक दे आर अरेंजिंग मैरिज फॉर you, like you haven't met the boy yet or you haven't met the girl yet, उसके like how can you supposed to like marry that person, वो चीजें हो जाती है। तो वो हमें क्या, तो उस टाइम पे मुझे क्या नहीं फील हुआ कि लाइक दे आर वेरी लकी कि इनके यहाँ पे ये चीजें नहीं है। तो वो हमारी एक जो मेंटालिटी, हमारी जो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है उसी चीज से जो हमारी, तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं वो दैट इज सेकंड साइड। ठीक है, जब हम किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को जज करने लग जाए, खुद को इंफीरियर करने लग जाए, हम हो गया ना कि लुकिंग एट वन सेल्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, हमारी सोल को भी हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो दैट इज हमारा डबल कॉन्शियसनेस इसी तरीके से क्रिएट होती है। तो आपको याद रखना है कि जो डबल कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? W.E. डू बोइस ने। और ये हमारा क्या बोलते हैं, बुक का नाम क्या था? द सोल ऑफ ब्लैक फोक 1903। आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले, हमारा नेक्स्ट हो गया नेग्रीट्यूड मूवमेंट। ये भी आजकल क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है भाई। तो नेग्रीट्यूड मूवमेंट क्या है? नेग्रीट्यूड मूवमेंट पहली बात तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये जो नेग्रीट्यूड मूवमेंट है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्लेम, एक मिनट, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्लेम रेनेसांस। हार्लेम रेनेसांस।
ठीक है। ये क्या है, ये हमारा अमेरिकन मूवमेंट आया था जो ब्लैक के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब जितने भी हमारे ब्लैक आर्टिस्ट थे वो अपनी इथनिसिटी को और उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो वो हार्लेम रेनेसां जो हमारा मूवमेंट आया था उसी से इन्फ्लुएंस होके हमारा नेग्रिट्यूड मूवमेंट आया है, ठीक है। तो ये जो हमारा जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जो हमारा नेग्रिट्यूड मूवमेंट है। अब जो ये हमारा नेग्रिट्यूड मूवमेंट है ये हमारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ठीक है। ये हमारा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है जो कि हमारे जो कि सेलिब्रेशन या प्रमोट करने के लिए आया था ब्लैकनेस को या फिर हमारे अफ्रीकन कल्चर को। तो नेग्रिट्यूड मूवमेंट की शुरुआत बेसिकली कहाँ से हुई थी, पेरिस से, कि कुछ जो हमारे ब्लैक राइटर्स थे जो पेरिस में रहते थे उस टाइम पे, तो वो सारे के सारे जो मूवमेंट थी वो दैट वाज लाइक इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट फ्रेंच, जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे जो, ठीक है, उनके अगेंस्ट में वो चीज आई थी, जो हमारा फ्रेंच कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट में हमारी ये नेग्रिट्यूड मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। इसके प्रोपोनेंट कौन कौन से थे, इनके प्रोपोनेंट मेजर तो थे जो हमारे एमी सिजार हैं। ये बहुत डायरेक्टली पूछा गया है कि नेग्रिट्यूड मूवमेंट किसके साथ एसोसिएट किया जाता है। ऑप्शन में आपको एमी सिजार मिलेगा, आपको लियोपाल्ड सेंगर मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है अपना, ठीक है। उसके बाद ये हमारे कॉलोनियल और एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो आई थी प्रमोट करने के लिए ब्लैक कल्चर को, अफ्रीकन कल्चर को, ब्लैकनेस को, कि इट्स नॉट अ शेम टू बी ब्लैक, ठीक है। ये इन चीजों को कि कैसे जो एथनिसिटी है, जो एक नेटिव इनेट नेचर है ब्लैक्स का, कि उनकी खुद की एक प्योरिटी है, उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, आप उसको नहीं दबा सकते हो, ठीक है। उनका जो खुद का कल्चर है कि एक ब्लैकनेस इज यूनिकनेस, ठीक है, वो अपने आप में एक यूनिकनेस है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मूवमेंट आई थी, नेग्रिट्यूड मूवमेंट, ठीक है। देखिए नेग्रिट्यूड का मतलब ये होता है ब्लैकनेस। इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ क्रिटिक एंड लिटरेरी थ्योरी डेवलप्ड मेनली बाय फ्रैंकोफोन इंटेलेक्चुअल राइटर्स। फ्रैंकोफोन इंटेलेक्चुअल राइटर कौन थे उस टाइम पे, पेरिस में थे, ठीक है। 1930s एंड 40s के अराउंड ये आया था। तो ये यहाँ पे ब्लैक कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस अफ्रीका एंड इट्स डायस्पोरा। आप सबको पता है कि डायस्पोरा क्या होता है, डायस्पोरिक कल्चर्स होते हैं जो इवेंचुअली अपने नेटिव प्लेस से दूसरी जगह पे मूव हो जाते हैं एंड फिर वो अपनी नेटिव प्लेस के बारे में लिखते हैं, उसके अंदर उनका जितना भी क्या बोलते हैं उनके आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में लिखते हैं, या कैसे वो कहीं दूसरी जगह पे मूव कर मतलब अगर वो कर चुके हैं तो कैसे वहां पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं न्यू चीजों को एक्सेप्ट करने में, तो वो हमारा उनका जो आइडेंटिटी होती है उसके बारे में कंप्लीट बात, दैट इज डायस्पोरिक राइट। तो मतलब कंप्लीट जो डायस्पोरा फिक्शन है या फिर जो डायस्पोरा एक पूरा जो टर्म है उसका वो एक अलग डायस्पोरिक लिटरेचर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जितने भी राइटर्स हैं जो नेटिवली अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं, मूव कर चुके हैं, और वहां पे जाके वो कैसे मतलब अपने ही नेटिव के बारे में या फिर अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं कि वो जो वहां पे फील कर रहे हैं, जिस जगह पे वो लोग मूव हुए हैं वहां का कंप्लीट एक्सपीरियंस, किस तरीके से वो लोग क्या बोलते हैं कंपेयर करते हैं चीजों को, कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स हुई या क्या हमें नई चीजें देखने को मिली, क्या डिफरेंसेस है कल्चर, तो वो कंप्लीट हमारा डायस्पोरिक लिटरेचर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेग्रिट्यूड गैदर्स राइटर्स सच एज पॉलिटे, जेनी नार्डल, नोइंग फॉर लेट द थ्योरेटिकल बाइसेस ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारे और दो राइटर्स है इसमें, हमारा लियोन दामस एंड अब्दुल्लाह सदजी, ठीक है, ये वाली चीज होगी। उसके बाद देखिए नेग्रिट्यूड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे डिस्पोर्ट कॉलोनियलिज्म, ऑब्वियसली कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में ही नेग्रिट्यूड मूवमेंट आया था। रेसिज्म ओके, यूरोसेंट्रिसिज्म ओके, यूरोसेंट्रिसिज्म जो यूरोपियन कंट्रीज खुद को सेंटर मानते हैं और बोलते हैं कि बाकी सारे हमारे आसपास मतलब वो खुद को सुपीरियर मानते हैं, बेसिकली यूरोसेंट्रिसिज्म उसको बोलते हैं, ठीक है। दे प्रमोटेड अफ्रीकन कल्चर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ परसिस्टेंट फ्रैंको अफ्रीकन टाइज। आपको मेजरली ये याद रखना है कि जो नेगेटिव मूवमेंट थी उसमें जो ये वर्ड है नीग्रो, इसको प्रोलिफरेट किया गया था, इसको ये बोला गया था कि कैसे जो नीग्रो टर्म है आज तक जो व्हाइट पीपल हैं या फिर जो वेस्टर्नर्स हैं वो किस तरीके से निग्रो को बिल्कुल एक क्या बोलते हैं डिसग्रेस वाली टर्म में यूज करते हैं उसको, बट एक्चुअल में निग्रो एक क्या मतलब है निग्रो का, कैसे उनका उनकी जो एथनिसिटी है, उनकी जो यूनिक आइडेंटिटी है, वो कैसे निग्रो से वो लोग शो कर सकते हैं कि उसको एक ऐसी टर्म मत मानो जिससे आपको जो आपको एक गाली की तरह लग रही है। उन्होंने बोला था कि यू शुड सेलिब्रेट निग्रो, जो ये टर्म है इसको आप दूसरे वे में मत लेके जाओ, इसको पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। तो वो यूनिकनेस तो वहां पे इसकी बात की गई थी, ठीक है। अब देखिए हमारे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के मेजर राइटर्स कौन कौन से हैं। मेजर राइटर्स होंगे हमारे फ्रेंच फैनन है जिन्होंने रेजिड ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन, व्हाइट मास्क, ये सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। एडवर्ड सईद,
हमारे फाउंडेशनल टेक्स्ट जिन्होंने लिखा है, मैं अगेन आपको बता देती हूँ, ओरिएंटलिज्म, ठीक है, ओरिएंटलिज्म 1978, ठीक है। इसमें ही इन्होंने ऑक्सीडेंट की एंड ओरिएंट दो टर्म दी हैं, ठीक है। एक हमारा है ऑक्सीडेंट, ठीक है, जो इन्होंने वेस्टर्नर्स के लिए यूज किया है, ठीक है। एक हमारा है ओरिएंट, जो हमारा ईस्ट लोगों के लिए यूज किया है इन्होंने, ठीक है। ये दो टर्म के बारे में बात की और कैसे की आइडेंटिटी सारा क्रिएट होती है। जो ओरिएंटलिज्म है यही हमारा फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है पोस्ट कॉल थ्योरी के लिए। हमारे होमी के भाभा, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे, इन्होंने एम्बिवेलेंस का, मिमिक्री का कॉन्सेप्ट दिया है, एम्बिवेलेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने लोकेशन ऑफ कल्चर, इनका बहुत फेमस वर्क है, लोकेशन ऑफ कल्चर, इनका एक बहुत फेमस वर्क है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी टर्म, थर्ड वर्ल्ड का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो भी होमी के पापा ने दिया है। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, ये हम ऑलरेडी अपना फेमिनिज्म में भी कवर कर चुके हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक जिन्होंने जो एंटोनियो ग्रामची ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था, जो क्या बोलते हैं सबॉल्टन वाला, तो उसी को इन्होंने आगे प्रोलिफरेट किया है बहुत ज्यादा, आगे इसको बहुत एक पीक पे लेके गई है इस वर्ड को इन्होंने। इनका एक बहुत फेमस ऐसे है, कैन सबॉल्टन स्पीक, ठीक है। उसके बाद हमारे एमी सीजार हो गए, डेग्रेटेड मूवमेंट से एल्बर्ट मेमी हो गए, हेनरी लुइस गेट जूनियर हो गया, ठीक है। तो इनके आगे हम लोग बॉक्स पे देखेंगे, ठीक है। इनके आगे देख लेते हैं एक बार हम इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना सम वर्क्स, देखिए 1924 में आया था फ्रेंच कॉलोनाइजेशन ऑन ट्रायल बाय नुगिन ए क्वॉक। उसके बाद 1950 डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म, एमी सीजार बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, जो मैंने आपको अभी बताया फ्रेंच फैनन का। उसके बाद ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको पता है आजकल मैथ्स द फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा आता है। और आपको क्या बोलते हैं, हमारा जो ये क्रोनोलॉजी की सीरीज आती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये टर्म किसने दी है, या ये टर्म कौन से वर्क में कैसे कैसे किस तरीके से आई थी। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा राइटर कब आया था, उसने कौन सा वर्क लिखा, कौन से मूवमेंट के साथ वो एसोसिएट किया जाता है। आप बस एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उसके बाद द प्लेजर ऑफ एग्जाइल, जॉर्ज फ्लेमिंग, द रेचेड ऑफ द अर्थ, अगेन फ्रेंच फैनन, द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड, एल्बर्ट मेमी। उसके बाद हमारे यहाँ जाते ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद का आ गया। कैन सबॉल्टन स्पीक, अभी मैंने बताया आपको, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का है। द एम्पायर राइट्स बैक, बिल एशक्रॉफ्ट, ग्रेट फिकिन और हेलेन टिफिन। देखिए हाँ, हेलेन टिफिन, इन्होंने ये मिलके ये वर्क लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे सारे मेजर वर्क्स हैं जो हम आगे कवर अप करेंगे, इनके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन वर्क्स के बारे में पता होना, कौन से वर्क में क्या मेजरली बात की गई है, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट कॉल थ्योरी एक बिल्कुल रूट थ्योरी है जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस इसमें से बहुत आते हैं। आज हमने जो ये अपना लेक्चर अभी कवर अप किया है कि क्या हमारी पोस्ट कॉल थ्योरी होती है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हम इसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, कौन कौन से मेजर राइटर्स हैं, इनमें से आज जो मैंने आपको ये बताया है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड मूवमेंट से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। डबल कॉन्शियसनेस क्या होती है, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत प्रेवलेंट है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है और इसी तरीके से हम फिर आगे अपने सारे ये जो हमने पॉइंट्स अभी आगे अपने किए हैं, जो वर्क्स किए हैं, उनको आगे हम कंप्लीट कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है, इसको हम अभी आगे अपनी सीरीज को कंप्लीट कंटिन्यू रखेंगे। आज का जो ये हमारा स्पेशल लेक्चर था, ये बिल्कुल हमारे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर बैच, नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पे आप लोग नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और कंप्लीट नोट्स। आप देख रहे हैं जो लेक्चर मैंने अभी आपको हमने पढ़ा है, वो कंप्लीट जो आपको नोट देखने को मिल रहा है, उसमें जिस मतलब स्टडी मटेरियल से मैंने आपको पढ़ाया है, यही स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंप्लीट। हर एक पॉइंट इसमें हमने कवर अप करने की पूरी कोशिश की है। आपको अपने एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसको अच्छे से कवर अप कर लेते हो, तो आपका एग्जाम बहुत ही स्मूथली क्रैक होगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर जो है हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं, आगे अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।